Good afternoon, class. So our today's topic is inertia. तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया का भी नाम दिया गया. अभी लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, बट ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया होता है टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की कि वो अपनी अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन में है तो वो अपनी उसी मोशन को कांस्टेंट रखेगा. तो इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट. ओके, एग्जिस्टिंग मतलब जिस भी वो स्टेट में है, ऑफ रेस्ट अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है तो वो उसी में एग्जिस्ट रहेगा. अनलेस दैट स्टेट इज चेंज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, कि जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. तो इनर्शिया क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी मैटर अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट को बनाए रखता है. अब हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ेंगे. मैंने आपको आपकी बुक में एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है. व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड, जब कोई मोटर कार, कोई गाड़ी एक शार्प टर्न लेती है, अगर मान लो इस तरीके से यहां से कार आ रही है, ठीक है, अगर उसको शार्प टर्न इस तरीके से लेना है तो अगर कार इधर से जाते हुए इधर टर्न लेगी तो क्या होगा? वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड. जो भी गाड़ी में बैठे हुए हैं पर्सन, जब वो इधर की तरफ टर्न लेंगे तो उनकी बॉडी इस तरफ टिल हो जाएगी. कैसे? ड्यू टू इनर्शिया. कैसे होगा? दिस कैन बी अगेन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया. We tend to continue in our straight line motion when an unbalanced force is applied by the engine to change the direction of motion of the motor car. क्या होता है? इंजन के थ्रू एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाता है गाड़ी के ऊपर, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज होती है, और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है, जो बॉडी रेस्ट पे थी गाड़ी के अंदर, उस रेस्ट पोजीशन से किसमें चली जाती है? वो मोशन में चली जाती है. उसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया का मतलब मैंने क्या बताया कि उसकी जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. तो जो पर्सन कार के अंदर बैठा है, अगर वो एक शार्प टर्न ले रहा है तो जो शार्प टर्न लेने पे जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज हो गया. हमने क्या कहा कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में अगर कोई जा रहा है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट में रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक शार्प टर्न ले रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. तो क्या होगा कि उसका इनर्शिया चेंज हो रहा है. जो उसकी बॉडी रेस्ट पे थी वो क्या हो गई? चेंज हो गई. तो उसका इनर्शिया चेंज हो गया. ठीक है. द फैक्ट दैट अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल. ठीक है, ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई इनर्शिया की, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो अपने रेस्ट को मेंटेन रखेगी बिना किसी के, जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेगा. और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो उसी मोशन में मूव करेगा जब तक अनलेस दैट स्टेट इज चेंज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. ओके, अब हम इसी को एग्जाम्पल से समझते हैं. आपकी बुक में एक्टिविटी 9.1 में एग्जाम्पल दिया हुआ है. क्या होता है कि कैरम बोर्ड, देखो कैरम बोर्ड आपने खेला होगा. सपोज ये कैरम बोर्ड है, ठीक है, बीच में हम सारी क्या रखते हैं? कॉइन्स रखते हैं. सारे कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखा हुआ है. आपके इस एक्टिविटी में दिखा रखा है कि सारी कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और जब आप स्ट्राइक करोगे किसी एक हॉरिजॉन्टल से, मान लो ये कैरम बोर्ड का है, यहाँ पर सेंटर में सारी कॉइन्स एक के ऊपर एक रखी हुई है. अगर आप इस हॉरिजॉन्टली यहाँ से स्ट्राइक करोगे तो अगर बहुत तेज से आप स्ट्राइक करोगे तो क्या होगा कि जो सबसे नीचे वाला कॉइन है वो अपनी प्लेस को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और उसके डिस्प्लेस करने की वजह से उसके ऊपर के जो कॉइन्स है वो क्या हो जाएंगे? सबका इनर्शिया क्या होगा? चेंज हो जाएगा. मतलब सबके सब हिलने लग जाएंगे. सारे कॉइन्स क्या हो जाएंगे? अपने अपने पोजीशन से हिलने लग जाएंगे. तो उनका भी इनर्शिया क्या होगा? चेंज हो जाएगा. तो इस एग्जाम्पल से यही समझाया गया है कि
Attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile using another carom coin on the striker. If the hit is strong enough, अगर आपका बहुत ज्यादा strong होगा, the bottom coin moves out quickly. जो सबसे नीचे वाला coin है वो quickly अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, चेंज कर देगा. Once the lowest coin is removed, the inertia of the other coin makes them fall vertically on the table. अगर नीचे वाला कॉइन ही रिप्लेस हो जाएगा वहां से, तो बाकी के जो उसके ऊपर के कॉइन्स है वो क्या करेंगे, अपना इनर्शिया चेंज कर देंगे और फॉल हो जाएंगे किस पे, टेबल पे. एक्टिविटी 9.2 में आपको दिखा रखा है. सेट अ 1 rupee 2 rupee coin on a stiff card covering an empty glass tumbler. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ग्लास टम्बलर ले रखा है, इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है. ठीक है, इस वाली पिक्चर में एक पर्सन है जो कॉइन को कार्ड को अपने फिंगर के थ्रू उसको हिट कर रहा है. हिट करने पे अगर वो हल्का से हिट करेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉइन डिस्प्लेस होगा. ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत तेजी से कार्ड को हिट करेगा तो कार्ड के साथ साथ कॉइन भी क्या करेगा, वहां से हट जाएगा. तो यही आपको दिखाया गया है कि जब तक आप उसको टच नहीं करोगे तो वो अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखेगा. उसका इनर्शिया जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, और जैसे ही अगर कार्ड को आप हिट करोगे तो उसका इनर्शिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ऑब्जर्व दैट अ ग्रूव इज प्रोवाइडिंग in a saucer for placing the teacup. It prevents the cup for toppling over in case of sudden jerks. So इसमें आपको क्या बताया गया है कि एक जो जिसमें कप रखते हैं, चाय की जो प्याली होती है, उसका जो नीचे का बॉटम होता है वो इतना गहरा होता है कि जिसमें कप को हम इजीली फिट कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर सडनली कुछ अगर वो हिल रहा है तो वो गिरे ना, तो इसीलिए उसको क्या करा जाता है कि उसका ये ऑब्जर्व किया जाता है कि चाय की प्याली को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें चाय का कप इजीली आ सके. उसके बाद एक्टिविटी 9.3 में आपको दे रखा है कि प्लेस अ वाटर फिल्ड टम्बलर ऑन अ ट्रे. आपको क्या करना है, एक ट्रे में एक ग्लास में पानी भर के ट्रे में रखना है. ठीक है, होल्ड द ट्रे एंड टर्न अराउंड एज फास्ट एज यू कैन. अब आप उसको, जैसे कि ये ट्रे है, इसके ऊपर आपको पानी भरा हुआ ग्लास रखना है और उसको होल्ड करके आपको इधर उधर घूमना है. जितने भी क्या करना है आपको, वी ऑब्जर्व दैट द वाटर स्पिल्स. अब जो ट्रे है वो तो फ्लैट सरफेस होता है, अगर आप उस पर पानी भरा हुआ ग्लास रखोगे और आप इधर उधर घूमोगे, रन करोगे या चलोगे, तो उसमें से पानी क्या होगा, निकल निकल के गिरने लग जाएगा. क्यों होता है? क्योंकि उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, फ्लैट होता है. और अभी हमने देखा कि जो सॉसर जो होता है उसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, ग्रूव होता है. ग्रूव मतलब नीचे से थोड़ा गहरा होता है जिसमें कप इजीली आसानी से फिट हो जाता है और वो हिलता नहीं है. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया इनर्शिया वाला टॉपिक. ओके, अब है इनर्शिया एंड मास. इनर्शिया एंड मास का मतलब क्या है? All the examples and activities given so far illustrated that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. इनर्शिया से हमें अभी तक क्या समझ आया कि इनर्शिया क्या होता है कि रेजिस्ट करता है वो क्या, मोशन. मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन पे रहेगा. एक तरीके से रेजिस्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज होने से, मतलब रेस्ट से मोशन में लाने में और मोशन से रेस्ट पे लाने में. ठीक है, तो इसको हमने एग्जाम्पल से समझा. अभी कैरम बोर्ड वाला एग्जाम्पल, इफ इट इज रेस्ट इट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूविंग टेंड टू कीप मूविंग. समझ गए? दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया. तो इनर्शिया वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया. ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल में इनर्शिया को आपको मास से कंपेयर करके दिखाती हूँ. इनर्शिया एंड मास क्या है. नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इनर्शिया एंड मास है उसमें क्या दे रखा है, इनर्शिया एंड मास. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. देयर इज अ फुटबॉल बॉल. देयर इज अ फुटबॉल. ये फुटबॉल जो है ये ग्राउंड पे रखी हुई है. ओके, फुटबॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, यहाँ पर गोल है. अब क्या करना है, प्लेयर जो है वो अभी जो बॉल है वो क्या है, रेस्ट पे है.
इसका इनर्शिया क्या है कि ये रेस्ट पे है। जब तक इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तब तक ये अपना इनर्शिया चेंज नहीं करेगा। पता है? ठीक है। अब एक पर्सन आया, एक प्लेयर आया, उसने क्या किया, अपने फुट से इस बॉल को हिट किया। जब बॉल हिट हुई तो बॉल अपनी इनर्शिया को चेंज करने के बाद कहाँ गई, गोल में गई। तो बॉल का इनर्शिया क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है। नाउ अब इसी एग्जांपल से आप समझिए कि ये फुटबॉल थी, इस पर्सन ने फुटबॉल को हिट किया। अगर फुटबॉल की जगह मैं आपको एक बड़ा स्टोन दे दूं, इस प्लेयर को बड़ा स्टोन दे दूं, तो क्या वो प्लेयर इस स्टोन को उसी एनर्जी के साथ हिट कर पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो बॉल का मास था वो कम था और जो स्टोन का मास है वो क्या है, ज्यादा है। तो बॉल का मास कम होने की वजह से इस पर्सन ने इस बॉल का इनर्शिया चेंज कर दिया। बॉल जो ग्राउंड पे थी, रेस्ट पे थी, उसने उसका चेंज करके मोशन में ले आया। लेकिन जो स्टोन का मास है एज कंपेयर टू बॉल क्या है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये पर्सन इसका इनर्शिया चेंज नहीं कर पाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इस एग्जाम्पल से आपको क्या क्लियर हुआ कि जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन मास। इज दिस क्लियर? ओके। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। कैसे? अगर इनर्शिया अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। इनर्शिया चेंज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर मास लेस होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, लेस होगा। तो आपको रिलेशनशिप समझ में आ गया इनर्शिया और मास का, कि इनर्शिया ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और मोर, दिस इज मोर। और अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। ओके। नाउ अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ इनर्शिया एंड मास के।